नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग स्किल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, क्लास नंबर 11वां में आप लोगों का ना इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग स्किल के बारे में आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था। उसके बाद बोला था ना कि क्लास क्रमांक 12वां लाऊंगा, उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक पर जितने भी प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों को आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आप लोगों को ना ये थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से भी आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो आज का ये जो क्लास है ना, हम लोग ना एमसीक्यू सीरीज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 11 में ये तमाम जो थ्योरी है उसको आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसके बाद ना एमसीक्यू करेंगे हम लोगों ने बोला था ना। तो आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो जा करके आप लोग सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना इसका ना जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। और आप लोग ट्राई कीजिए कि ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रैटेजी यू फॉलोइंग टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एन अनसीन पैसेज। मतलब किसी अनदेखे गद्यांश को समझने और उसका उत्तर देने के लिए आप जिस रणनीति का पालन करते हैं उसके लिए उत्तर चुनिए। मतलब सही उत्तर चुनिए, ये बोला है। ठीक है, ऑप्शन ए स्कैन द एंटायर टेक्स्ट, मतलब संपूर्ण पाठ को स्कैन करें। ऑप्शन बी फोकस ऑन द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन सी फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मतलब गद्यांश के मुख्य विचार को ज्ञात करें। या ऑप्शन डी ऑल द एबोव, मतलब उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ऑल द एबो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रेटजी यू फॉलोइंग टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एन अनसीन पैसेज, मतलब किसी अनदेखे गद्यांश को समझने और उसका उत्तर देने के लिए आप जिस रणनीति का पालन करते हैं उसके लिए एक सही आंसर चुनिए, ये बोला है। तो हम लोग जब अनसीन पैसेज होता है, मतलब ना अनदेखा जो गद्यांश होता है उसको सॉल्व करने के लिए किस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है, किस प्रकार की जो स्ट्रैटेजी है उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कैन द एंटायर टेक्स्ट, मतलब पूरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसको स्कैन करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। उसके अलावा ऑप्शन बी फोकस ऑन द क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा में क्या करते हैं हम लोग, फोकस करते हैं कि प्रश्न क्या बोला है, करते हैं ना। उसके अलावा सी फाइंड द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज, उसके बाद हम लोग गद्यांश के जो मुख्य विचार है, जो मुख्य टाइटल है उसको ढूंढते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज वी लर्न इट, मतलब जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम उसे सीखते हैं। ऑप्शन ए बाय नोट मेमोराइजेशन, मतलब नोट याद करके। ऑप्शन बी बाय मगिंग अप, मतलब रट कर। ऑप्शन सी बाय लर्निंग द रूल, मतलब नियमों को सीख कर। या ऑप्शन डी थ्रो मीनिंगफुल प्रैक्टिस, मतलब सार्थक अभ्यास के माध्यम से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थ्रो मीनिंगफुल प्रैक्टिस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज, जब हम कोई भाषा सीखते हैं, वी लर्न इट, तो हम सीखते हैं। जब हम लोग भाषा सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, थ्रो मीनिंगफुल प्रैक्टिस, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अभ्यास के माध्यम से किसी लैंग्वेज को ना सीखने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, जैसे अंग्रेजी को सीख रहे हैं उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी भाषा को ना रट करके नहीं सीखा जा सकता या याद करके सीखा जा सकता। उसके अलावा रूल को जान करके केवल नहीं सीखा जा सकता, केवल मीनिंगफुल जब प्रैक्टिस करोगे ना उसके माध्यम से सीखा जा सकता है। इसीलिए मैं अपने क्लास में आप लोगों को बोलता हूँ कि केवल आप लोग सीखने पर जोर दीजिए, समझने पर जोर दीजिए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर अपोलाइजिंग टू समवन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भाव किसी से माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए यू लुक लवली मतलब आप सुंदर दिखते हैं। ऑप्शन बी गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। ऑप्शन सी नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। या ऑप्शन डी आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। बहुत ही इजी है ये तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आई एम सॉरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर अपोलोइजिंग टू समवन। मतलब ना निम्न में से कौन सा भाव किसी से माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपोलोइजिंग का मतलब माफ़ी मांगना होता है। तो माफ़ी आप लोग इस प्रकार से मांगोगे ना जी, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो बोल करके। ये तो ईजी प्रश्न है, लेकिन ये ना टेट 2019 में ये प्रश्न को पूछा गया था व्यापम के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को तो याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, इजी आप लोग बोलचाल की भाषा में भी जान जाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल। मतलब इनमें से कौन सी सीखने की अक्षमता की शैक्षिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए चाइल्ड इज़ अनएबल टू राइट द लेटर्स करेक्टली मतलब बच्चा अक्षर सही ढंग से लिखने में असक्षम है। ऑप्शन बी ही इज़ पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फॉर्मिंग सेंटेंस मतलब वह शब्दों को याद रखने और वाक्य बनाने में कमज़ोर है। ऑप्शन सी दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज़ मतलब वे मोटर अक्षमताओं का खराब समन्वयक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी ही इज़ नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट मतलब वह तकनीकी और व्यावसायिक विषय में कमज़ोर नहीं पाया गया है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट करेक्ट हो जाएगा। मतलब वह तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में कमज़ोर नहीं पाया गया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्स मतलब इनमें से कौन सी सीखने की अक्षमता की शैक्षिक विशेषता नहीं है। तो सीखने की जो शैक्षिक विशेषता नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही इज़ नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट करेक्ट हो जाएगा। वह तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में कमज़ोर नहीं पाया गया है, करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। रजिस्टर इन द लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मीन्स मतलब भाषा शिक्षण के संदर्भ में रजिस्टर का अर्थ है। ऑप्शन ए टू पुट अ नेम ऑन अ ऑफिशियल लिस्ट मतलब किसी आधिकारिक सूची में नाम डालना। ऑप्शन बी एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मीन्स ETC और अ बुक दैट कॉन्स्टेंट दिस काइंड ऑफ लिस्ट मतलब नामों आदि की आधिकारिक सूची या ऐसी पुस्तक जिनमें किसी प्रकार की सूची हो। ऑप्शन सी टू शो समथिंग और टू बी शो ऑन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी चीज को मापने वाले उपकरण पर दिखाने या दिखाया जाता है। या ऑप्शन डी द टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल और इनफॉर्मल दिस इज यूज्ड इन अ पिक्स ऑफ राइटिंग मतलब भाषा के प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक लेखन का एक अंश का प्रयुक्त है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल और इनफॉर्मल दैट इज यूज्ड इन अ पिक्स ऑफ राइटिंग मतलब भाषा के प्रकार औपचारिक या अनौपचारिक लेखन का एक अंश प्रयुक्त है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? रजिस्टर इन द लैंग्वेज टीचिंग कॉन्टेक्स्ट मीन्स भाषा शिक्षण के संदर्भ में रजिस्टर का क्या अर्थ है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में रजिस्टर का जो अर्थ है ना वो द टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल और इनफॉर्मल दैट इज यूज्ड इन पिक्स ऑफ राइटिंग हो जाएगा। भाषा के प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक के जो भाषा के प्रकार है ना उसमें लेखन का एक अंश होगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है रजिस्टर के बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। अ नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सिंपल कैन बी ऑप्टिनेटेड बाय एक प्राकृतिक भाषा नमूना निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए हैविंग अ स्टूडेंट रेसाइट अ पोयम मतलब एक छात्र से कविता
कविता सुनना। ऑप्शन बी हैविंग अ स्टूडेंट रीड अ पैसेज, मतलब एक छात्र से गद्यांश पढ़वाना। ऑप्शन सी इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट वेल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन, मतलब खेल खेलते समय बच्चों से अच्छी तरह से बातचीत करना। या ऑप्शन डी इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट, मतलब छात्रों का साक्षात्कार लेना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट वेल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन करेक्ट हो जाएगा, मतलब खेल खेलते समय बच्चे से अच्छे से बातचीत करने का प्रयास करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अ नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सिंपल कैन बी ऑप्टिनेटेड बाय, एक प्राकृतिक भाषा नमूना निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राकृतिक भाषा मतलब उसका जो नेचुरल लैंग्वेज है, प्राकृतिक जो भाषा है ना, वो जो खेल खेलते समय या घर पे या किसी भी वक्त वो भाषा का प्रयोग करता है ना, तो उसे प्राकृतिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो उस टाइम वो अच्छा ही नहीं रहेगा जी खेल खेलते समय, जब वो साफ माइंड रहेगा तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज, मतलब प्राथमिक स्तर के स्कूल में बच्चे कविताएं शुरू करने की प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब जो प्राइमरी स्कूल है ना, उस स्कूल में अगर कविता शुरू करते हैं, कविता पढ़ाया जाता है ना, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए टू इंटरटेन द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का मनोरंजन करने के लिए। ऑप्शन बी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स, मतलब नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए। ऑप्शन सी टू मेक द फ्री यूज़ ऑफ लैंग्वेज विया रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब ग्रहण और उत्पादन के माध्यम से भाषा का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना। या ऑप्शन डी टू टीच द स्टूडेंट म्यूजिक, बच्चों को संगीत सिखाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टू मेक द फ्री यूज़ ऑफ लैंग्वेज विया रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ग्रहण और उत्पादन के माध्यम से भाषा की स्वतंत्र उपयोग करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़िए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम्स इन द एलिमेंट्री लेवल इन स्कूल इज, मतलब प्राथमिक स्तर में बच्चों को कविता सिखाने या कविता पढ़ाने की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बच्चों को जब प्राइमरी लेवल पे कविता को जब पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो उसका जो प्राइमरी उद्देश्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही ना हो जाएगा। जी हाँ, टू मेक द फ्री यूज़ ऑफ लैंग्वेज विया रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब ग्रहण और उत्पादन के माध्यम से भाषा की स्वतंत्र उपयोग करना बच्चों को सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, मतलब इनमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है। सबसे पहले ये जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। ओपन एंडेड क्वेश्चन गिव मोर स्कोप फॉर, मतलब खुले प्रश्नों से निम्नलिखित की अधिक गुंजाइश मिलती है। तो किसकी गुंजाइश मिलती है ये आप लोगों को बताना है। इसमें से आप लोगों को बोला है ना कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, इसमें से कौन सा सही आंसर नहीं है, मतलब आप लोगों को गलत चुनना है। ऑप्शन ए क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच। ऑप्शन बी रोट लर्निंग, मतलब रटंत सीखना। ऑप्शन सी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या समाधान। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रोट लर्निंग करेक्ट हो जाएगा। रट कर सीखना करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे? विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, इनमें से कौन सा सही उत्तर नहीं है बोला है ना। तो इसमें क्या दिया है ध्यान से पढ़िए। ओपन एंडेड क्वेश्चन गिव मोर स्कोप फॉर, मतलब खुले प्रश्न से निम्नलिखित की अधिक गुंजाइश मिलती है। तो ये जो रोट लर्निंग है ना वो किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में या किसी भी ना पढ़ाई के पद्धति में नहीं अपनाया जाता। ये जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें यही बोला है ना कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, इनमें से कौन सा सही उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रटंत पद्धति है ना उसमें किसी भी सब्जेक्ट में ना जोर नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें।